हेलो एवरीवन। आज हम यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंजूरियस एजेंसीज़। और जो ACFRFS एग्ज़ाम की सीरीज हमारी चल रही है उसमें आज ये लेक्चर नंबर 40 है। आज हम यहाँ पे यूनिट 3 को स्टार्ट करेंगे। ये हमारा सिलेबस है फॉरेस्ट्री ऑप्शनल का। इसमें यूनिट 1 एंड यूनिट 2 को हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं और इनके क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे और हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्शन इंजूरियस एजेंसीज़ का। इसके साथ ही फॉरेस्ट को जो इंजरी पहुँचाई जाती है, जैसे ग्रेजिंग की वजह से, माइनिंग, मैन और डोमेस्टिक एनिमल की वजह से, वाइल्ड एनिमल्स की वजह से, वीड्स यानी खरपतवार की वजह से, एंड जो क्लाइमेटिक रीजन की वजह से, जैसे फ्रस्ट, फ्लड, लैंडस्लाइड एंड ड्रोट एटसेट्रा। इसके अलावा क्या प्रोटेक्शन मेजर लिए जा सकते हैं, इनके बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ये वाला टॉपिक आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन जानना हमारे लिए यहाँ ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें यहाँ पे इंजूरियस एजेंसीज़ के बारे में पता होगा तो हम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए आवश्यक कदम उठा पाएंगे। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए ये काफ़ी इसेंशियल है यहाँ पे जानना कि डिफरेंट कॉजेज़ ऑफ इंजरी। यहाँ पे हमें अगर पता होगा कि इन कॉजेज़ की वजह से इंजरी होती है तो हम उनके लिए प्रोटेक्शन मेज़र, प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। इंट्रोडक्शन में है, फॉर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन इट इज़ इसेंशियल टू नो दैट डिफरेंट कॉजेज़ ऑफ इंजरी, मैनी एडवर्स एजेंट्स इंजर फॉरेस्ट। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट इट इज़ इसेंशियल टू नो द डिफरेंट कॉजेज़ ऑफ इंजरी। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंजूरियस एजेंसीज़ का कि किस किस के द्वारा यहाँ पे फॉरेस्ट को इंजरी पहुँचाई जाती है। अब देखेंगे यहाँ पे इंजरीज कोज्ड बाय ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग के द्वारा सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंजरी पहुँचाई जाती है फॉरेस्ट को। एंड उसके बाद देखेंगे कि क्लाइमेटिक एलिमेंट की वजह से क्या क्या इंजरी कोज की जाती हैं, जैसे कि फ्रस्ट एंड फ्लड वगैरह की वजह से ड्रोट वगैरह आ जाते हैं। एंड इंजरी कोज्ड बाय प्लांट्स एंड इंजरी कोज्ड बाय एनिमल्स एंड बाय पेस्ट एंड काफ़ी सारे डिजीज हो जाते हैं उनकी वजह से। किस तरीके से फॉरेस्ट कवर को नुकसान होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो इंजरीज़ हैं उनका नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है इफ़ेक्टिव प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के लिए। अब हम एक एक करके इंजरीज़ हैं इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है इंजरीज़ कोज्ड बाय ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग के द्वारा काफ़ी अलग अलग तरह की यहाँ पे इंजरीज़ पहुँचाई जाती है फॉरेस्ट को। सबसे पहले है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है कि फॉरेस्ट कवर को रिमूव कर दिया जाता है, यानी कि जो पेड़ हैं उनको काट लिया जाता है और यहाँ पे उन्हें दोबारा ग्रो नहीं किया जाता, यानी कोई इंटेंशन नहीं होता यहाँ पे फॉरेस्ट को रिफॉरेस्ट करने का, सिर्फ पेड़ को काट लिया जाता है। इस वजह से क्या होता है कि फॉरेस्ट कवर यहाँ पे कम हो जाता है और ये है इस वजह से जो फॉरेस्ट बाकी बचे हैं उन पे काफ़ी बर्डन बढ़ जाता है, क्योंकि फॉरेस्ट प्रोड्यूस की आवश्यकता तो उतनी ही होती है लोगों को, तो अब उनसे कमी पूरी की जाती है। इस वजह से फॉरेस्ट कवर को यहाँ पे इंजरी पहुँचती है फॉरेस्ट को। अब हम देखेंगे कोज क्या हैं। यहाँ पे कई बार एग्रीकल्चर के लिए क्लियर किया जाता है और कई बार काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो चलते हैं आपने सुना होगा, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, और सेटलमेंट के लिए यहाँ पे पूरा जो कवर है उसको कट कर दिया जाता है। इसके साथ ही रोड और रेलवे लाइन बिछाने के लिए कई बार जो रास्ते में जो पेड़ आते हैं उनको कट किया जाता है और उन्हें रीग्रो करने का कोई इंटेंशन नहीं होता किसी अदर प्लेस पे। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक लाइन पर्पस के लिए और काफ़ी सारे डेवलपमेंट वर्क्स के लिए पेड़ों को काट दिया जाता है।
अब हम देखेंगे प्रिवेंटिव एंड रिमेडियल मेजर्स क्या हैं जो लिए जा सकते हैं। यहाँ पे एक एक्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का। ये प्रिवेंट करता है यहाँ पे डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड सूटेबली क्लेम लैंड फॉर कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन इफ एनी पीस ऑफ लैंड इज़ डाइवर्टेड। एफॉरेस्टेशन से जो मेन है वो है वृक्षारोपण। तो अगर इस तरीके से रिवर वैली प्रोजेक्ट वगैरह के लिए या फिर सेटलमेंट के लिए अगर लैंड को यूज़ किया जा रहा है और वहाँ से फॉरेस्ट कवर को हटाया गया है तो यहाँ पे कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन किसी अदर जगह पे करना होगा। ये इस एक्ट के द्वारा क्लेम किया जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इंजरी कैसे पहुँचाई जाती है ह्यूमन बीइंग के द्वारा। नेक्स्ट है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन से आप सब वाकिफ़ ही होंगे। यहाँ पे ज़्यादातर ट्राइबल्स के द्वारा की जाती है और यहाँ पे क्या होता है कि रिमूव करते हैं ट्रीज़ को। किसी एरिया पे यहाँ पे ट्रीज़ हैं तो उनको रिमूव करेंगे और जो वेजिटेशन है उसको बर्न आउट कर देंगे। उसके बाद वहाँ पे जो क्रॉप है उसको ग्रो करेंगे और कुछ टाइम के बाद अदर कहीं और जगह पे जाके फिर से यही प्रोसेस दोहराई जाएगी। Shifting cultivation refer to the cyclic cultivation involving the removal and burning of vegetation to create a non-permanent clearing which are followed in forest area at varying length of time. इस तरीके से शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है तो फॉरेस्ट कवर है वो कम होता जाता है और इसके काफ़ी एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ते हैं जिनको हम आगे देखेंगे। यहाँ जो टेरेन लैंड्स होती हैं वो मोस्ट सूटेबल होती हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए। अब हम एडवर्स इफ़ेक्ट देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहला है कि फॉरेस्ट एरिया का रिडक्शन हो जाता है। उसके बाद है फॉरेस्ट प्रोड्यूस में कमी आती है। फिर नेक्स्ट है फॉरेस्ट प्रोड्यूस में कमी आने की वजह से बाकी जो फॉरेस्ट बचे हैं उन पे प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है एंड पेड़ कट जाएंगे तो सोइल इरोजन बढ़ जाएगा। उसके बाद है टैंक्स और रिवर में सिल्टेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी एंड फ्लड इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे फ्लड को रोकने के लिए पेड़ नहीं होंगे पर्याप्त मात्रा में। नेक्स्ट है फ्लोरा और जो फोना है उसको भी यहाँ पे नुकसान पहुँचेगा क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में एक लैंड से दूसरे लैंड पे जाया जाता है तो वहाँ पे हमने देखा था कि बर्न आउट कर देते हैं वेजिटेशन को। तो वहाँ का जो स्पेसिफिक फ्लोरा एंड फोना है उसको यहाँ पे नुकसान पहुँचता है और वो विलुप्त होने के कगार पे आ जाता है। नेक्स्ट है इन्वेजन ऑफ वीड्स इनटू फॉरेस्ट इज़ मोर। एक जगह से दूसरे एरिया में जाएंगे तो यहाँ पे जो फसल ग्रो की जाएगी उनमें एक एरिया से दूसरे एरिया में वीड्स चले जाएंगे यानी खरपतवार के जो बीज हैं वो चले जाएंगे। इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे वीड्स हैं वो दूसरी जगह पे उग जाएंगे और जो वहाँ की स्पेसिफिक फॉरेस्ट कवर है या फिर जो क्रॉप्स हैं वहाँ जाके उनको नुकसान पहुँचाएंगे। अब हम देखेंगे कि क्या कंट्रोल मेजर्स लिए जा सकते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रोकने के लिए। तो सबसे पहले हमें जो ट्राइबल्स हैं उनका कॉन्फिडेंस गेन करना होगा क्योंकि अगर हम उनको समझा पाएंगे कि इस तरीके से अगर शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाएगी तो यहाँ पे फॉरेस्ट कवर को काफ़ी नुकसान पहुँचेगा और इससे जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बहुत बुरे तरीके से प्रभावित होता है। तो इससे हमें काफ़ी हेल्प मिल पाएगी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रोकने में। इसके साथ ही टोंगिया मेथड को इनकरेज किया जाना चाहिए। टोंगिया मेथड क्या होता है कि इसमें जो एग्रीकल्चरल क्रॉप हैं उनको फॉरेस्ट्री के साथ यहाँ पे ग्रो किया जाता है तो इस वजह से जो फॉरेस्ट कवर में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के वजह से जो गिरावट आती है उसमें कमी आएगी। नेक्स्ट है अलॉटमेंट फॉर फैलो लैंड फॉर अफॉरेस्टेशन। तो अगर यहाँ पे पेड़ कट किए जा रहे हैं तो इसके साथ ही वृक्षारोपण ज़रूर किया जाए, इसके लिए यहाँ पे लैंड अवेलेबल करवाई जाए। एंड नेक्स्ट है एनिमल्स का इंक्लूज़न इनकरेज किया जाए
ताकि जो इनकम है ट्राइबल पीपल्स की वो यहाँ पे उसमें इम्प्रूवमेंट हो पाए। और उसके बाद है जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो पेरेनियल क्रॉप्स का होना चाहिए यहाँ पे। एग्जाम्पल दिया है जैसे हॉर्टिकल्चर एंड टेरेस्ड कल्टीवेशन। और स्टेट है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल अगर करवाएगा ट्राइबल्स को तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जो दर है वो कम होगी। सो इस तरीके से हमने कंट्रोल मेजर्स देखे यहाँ पे। नेक्स्ट है इलिसिट फेलिंग, यानी अवैध जो कटाई होती है ट्रीज़ की, उसके बारे में अब हम देखेंगे। यहाँ पे इलीगली ट्रीज़ को कट किया जाता है। सो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, हमें अवेयरनेस फैलानी होगी लोगों में कि ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस के बारे में। नेक्स्ट है इंटेंसिव पेट्रोलिंग होनी चाहिए और जनरल विजिलेंस यहाँ पे लोगों में हमें जगानी चाहिए। इंटेंसिव पेट्रोलिंग से हमारा यहाँ मेन है कि ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे इलीगल पेड़ तो नहीं काटे जा रहे हैं। इसके साथ ही जो जेन्युइन डिमांड है लोकल पीपल की, उनको अगर फुलफ़िल किया जाएगा टाइम से तो यहाँ पे इलिसिट फेलिंग की नौबत नहीं आएगी। यानी फ्यूल वुड वगैरह के लिए जो रिक्वायर्ड होती हैं वुड, इस तरीके की कुछ जेन्युइन डिमांड्स होती हैं लोकल पीपल की, सो उनको फुलफ़िल किया जाना चाहिए। सोशल फॉरेस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो इस दिशा में काम करता है। नेक्स्ट है इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट से मीनिंग है कि फॉरेस्ट पे यहाँ पे अधिकार कर लेना इलीगली। इसके बाद है डिफेक्टिव मैनेजमेंट। सो अगर मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं किया जाएगा, यानी रोंग सिल्वीकल्चरल सिस्टम को यहाँ पे अगर अडॉप्ट करेंगे तो इसकी वजह से जो रीजनरेशन कर रहे हैं फॉरेस्ट का वो टोटल क्रॉप फेलियर हो जाएगा। तो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। अब है अलॉटमेंट ऑफ रोंग पीरियोडिक ब्लॉक, तो इस वजह से भी यहाँ पे ये डिफेक्टिव मैनेजमेंट का एग्ज़ाम्पल है और इंजरी पहुँचती है। एरर इन एग्जीक्यूशन, अगर प्लान को ढंग से एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा तो भी यहाँ पे फॉरेस्ट कवर को नुकसान पहुँचता है, क्योंकि जो क्रॉप फेलियर है उसकी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट है नेग्लेक्ट ऑफ रीजनरेशन एरियाज। सो इस तरीके की जो कमी है यानी डिफेक्टिव मैनेजमेंट है उसकी वजह से भी काफ़ी इंजरी पहुंचती है फॉरेस्ट कवर को। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। सो फोडर और फ्यूल वगैरह के लिए एक्सटेंसिव लॉपिंग अगर की जाएगी तो इस वजह से फॉरेस्ट कवर को नुकसान पहुंचेगा। यहाँ पे इसको रोकने के लिए जो लॉपिंग है उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए 1/3 ऑफ द प्लांट कैनोपी से कम। एंड ट्रीज जो हैं जिनकी 30 सेंटीमीटर से कम डायमीटर हैं उनको यहाँ पे लॉपिंग के लिए अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही फ्लावर्स एंड फ्रूट्स का कलेक्शन अगर अधिक मात्रा में यहाँ किया जाता है, यानी ओवर एक्सप्लॉइट इस तरीके से भी किया जाता है कई बार फॉरेस्ट को। सो ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं ये ह्यूमन के द्वारा ही की जाती हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन इंड्यूस्ड फॉरेस्ट फायर। सो ह्यूमन के द्वारा भी कई बार जो फॉरेस्ट फायर है उसका कॉज होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़, और कई बार ये नेचुरल तरीके से लग जाती हैं। सो इस तरीके से हमने डिस्कस किया है कि ह्यूमन के द्वारा किस तरीके से इंजरी पहुंचाई जाती है फॉरेस्ट कवर को। अब हम डिस्कस करेंगे कि एनिमल्स के द्वारा किस तरीके से इंजरी पहुंचाई जाती है। इंजरीज कोज्ड बाय एनिमल्स, डोमेस्टिक एज वेल एज वाइल्ड एनिमल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डैमेज कोज्ड बाय डोमेस्टिक एनिमल्स। सो डोमेस्टिक एनिमल्स क्या इंजरी पहुंचाते हैं, एक तो ग्रेजिंग की वजह से इंजरी होती है। यहाँ पे अगर अवेलेबल फोडर है वो कम अवेलेबल है और अगर जो एनिमल्स हैं उनका रेशियो ज़्यादा है तो इस तरीके से यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनको नुकसान पहुँचता है। सो फर्स्ट है ग्रेजिंग, इसमें होती है एक माइग्रेटरी ग्रेजिंग, एक 24 आवर ग्रेजिंग एंड एक होती है डे ग्रेजिंग।
एंड इसके साथ ही जो पैनिंग एंड स्टॉल फेडिंग की जो प्रोसेस है, इसके द्वारा जो ग्रेजिंग एक्टिविटी है इनसे नुकसान पहुंचता है यहाँ पे फॉडर रिसोर्सेज को। एंड एक टर्म आती है ग्रेजिंग मैनेजमेंट। ये इंश्योर करती है कि बैलेंस है कि नहीं, कि कितने नंबर ऑफ़ एनिमल्स हैं और जो अवेलेबल फॉडर रिसोर्सेज है वो कितना है। सो उसमें बैलेंस को ग्रेजिंग मैनेजमेंट के द्वारा यहाँ पे देखा जाता है। काऊ जो है उसको कंसीडर किया जाता है स्टैंडर्ड एनिमल, यानी इसी से हम देखते हैं कि ग्रेजिंग कैपेसिटी ऑफ अदर एनिमल को कंप्यूट करते हैं। इंडिया में 1.6 हेक्टेयर पर काऊ यहाँ पे अलाउ किया जाता है। ऑप्टिमम और गुड माना गया है इसको, यानी 60 काउज़ पर 100 हेक्टेयर को गुड माना गया है यहाँ पे, कि 100 हेक्टेयर पे 60 काउज़ जो हैं ये रेशियो यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है केयरिंग कैपेसिटी। सो केयरिंग कैपेसिटी होती है इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स दैट कैन ग्रेज ऑन ए स्पेसिफिक एरिया ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम विदाउट कॉजिंग एनी एडवर्स इफेक्ट। एंड नेक्स्ट है केयरिंग कैपेसिटी एनिमल बेसिस पे निकालने के लिए फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ़ एनिमल्स कितने हैं अपॉन 365 इंटू एरिया। अब एक टर्म और देखेंगे हम, फॉरेज इंडेक्स। सो फॉरेज इंडेक्स की डेफिनेशन यहाँ दी गई है कि इट इज़ द पार्ट ऑफ रेंज दैट इज़ कवर्ड विद वेजिटेशन दैट कैन बी एंटायरली डिवोर्ड बाय एनिमल्स विद। सो इस तरीके से फॉरेस्ट इंडेक्स की डेफिनेशन हमने देखी। अब हम देखेंगे कि वाइल्ड एनिमल्स किस तरीके से इंजरी कोज करते हैं। सो जो डियर और एंटीलोप्स हैं वो सीडलिंग वगैरह को और पोल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, कि जो डियर और एंटीलोप्स हैं ये सींग रगड़ते हैं अपने पेड़ों से, तो इस तरीके से जो पेड़ हैं उनको इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ जाता है यहाँ पे, और सीडलिंग को डैमेज करने की वजह से फॉरेस्ट कवर है उसमें कमी आती है, क्योंकि पेड़ फिर कैसे उग पाएंगे। इसके साथ ही जो बाइसन है, वाइल्ड पिग्स हैं और बर्ड्स, एलिफेंट्स, ब्लैक बियर, मंकी, रोडेंट्स, ये स्पेसिफिक प्लांट्स को कई बार ये खाते हैं, तो इस वजह से उनकी जो ग्रोथ रेट है उसमें यहाँ पे कमी आती है। सो इस तरीके से इंजरी पहुँचाते हैं ये वाइल्ड एनिमल्स। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंजरी कोज्ड बाय क्लाइमेटिक एलिमेंट्स। सो फर्स्ट है सोलर रेडिएशन और इंसोलेशन। यहाँ पे इससे मेन है कि जो रेडिएशन अर्थ के द्वारा रिसीव की जाती है सन के ओर से, सो यहाँ पे अगर सोलर रेडिएशन ज़्यादा है तो इस वजह से नुकसान पहुँचेगा। यहाँ पे रेडिएशन के एडवर्स इफ़ेक्ट दिए गए हैं कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ज़्यादा अगर रेडिएशन होगा तो ड्रॉट की जो प्रॉब्लम है वो सामने आएगी। ड्रॉट का जो इफ़ेक्ट होता है वो प्लेन्स में ज़्यादा होता है हिल्स की तुलना में। एंड ड्रॉट हार्डी प्लांट्स होते हैं जैसे एक्सेसिया, प्रोसिपस एंड जिजीफस एट्सेट्रा, ये ड्रॉट कंडीशन में भी खड़े रह सकते हैं ये प्लांट। नेक्स्ट है बार्क स्क्रॉचिंग। बार्क स्क्रॉचिंग काफ़ी कॉमन है ट्रीज़ में, जो कि सनलाइट की ओर अगर ज़्यादा ड्यूरेशन तक एक्सपोज रहते हैं तो उनमें यहाँ पे स्प्लिटिंग हो जाती है बार्क की एंड सैपवुड, और यहाँ पे जो वुड है वो ब्राउन हो जाती है ज़्यादा रेडिएशन की वजह से। इसके बाद है हीट क्रेक। सो बहुत ज़्यादा हीट की वजह से जो ट्रीज़ हैं उनमें क्रेक आ जाते हैं समर सीजन में, जब डे और नाइट टेम्परेचर हाई होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सोलर रेडिएशन की वजह से फॉरेस्ट को क्या इंजरी पहुंचती है। नेक्स्ट है हैवी रेन। हैवी रेन की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है कि जो यंग प्लांट्स हैं वो उखड़ जाते हैं, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी पानी एक जगह इकट्ठा होने की वजह से फॉरेस्ट में जो पेड़ों की रूट्स हैं उनको नुकसान पहुंचता है। इसके साथ ही हैवी रेन की वजह से जो रूट्स हैं
वो उनके साथ की जो मिट्टी है वो इरोड हो जाती है, इसलिए सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम हो जाती है और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को ये डिस्ट्रक्ट करती है। सो इस तरीके से हमने देखा कि हैवी रेन किस तरीके से नुकसान पहुंचाती है फॉरेस्ट को। इसके बाद नेक्स्ट है हेल। ये एक सॉलिड फॉर्म है प्रेसिपिटेशन की, यानी बारिश की। इससे यंग प्लांट्स हैं वो अपरूट हो जाते हैं, यानी उखड़ जाते हैं, एंड इस वजह से काफ़ी डिजीज़ है वो पैदा होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है, एंड सोइल इरोजन होता है। इसके साथ ही वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट करता है ये। नेक्स्ट हम देखेंगे विंड किस तरीके से प्रभावित करती है। सो जो विंड है, अगर विंड की जो वेलोसिटी है वो हाई होगी तो काफ़ी सारे अनडिज़ायरेबल यहाँ इफ़ेक्ट होंगे प्लांट्स पे, यानी बहुत ज़्यादा विंड वेलोसिटी होने की वजह से पेड़ हैं वो झुक जाएंगे, या फिर उनकी ब्रांचेस टूट जाएंगी, या पूरे के पूरे पेड़ उखड़ जाते हैं। नेक्स्ट है स्नो। सो यहाँ पे जो मेन सी लेवल है उससे 2000 मीटर ऊपर ये काफ़ी कॉमन फीचर है स्नो गिरना। स्नो की वजह से जो प्लांट्स हैं वो बेंड हो जाते हैं और उखड़ जाते हैं और सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है फ्रोस्ट। ये विंटर में देखने को मिलता है ये फिनोमेना ट्रॉपिकल रीजन्स में, एंड इसके 3 टाइप हैं। यहाँ पे फर्स्ट है रेडिएशन फ्रॉस्ट। तो रेडिएशन जो फ्रॉस्ट है वो यहाँ पे क्लियर स्काई के दौरान यहाँ उत्पन्न होती है। इसमें क्या होता है कि जितनी भी रेडिएशन आ रही हैं वो रिफ़्लेक्ट हो जाती हैं, इस वजह से जो सोइल है वो काफ़ी ठंडी हो जाती है और इस वजह से फ्रॉस्ट खोज करती है वो। नेक्स्ट है पुल फ्रॉस्ट। पुल फ्रॉस्ट है ये जो फिनोमेना है ये हिली रीजन में मिलता है बिकॉज ऑफ ब्लोइंग डाउन ऑफ कूल विंड इनटू नेचुरल डिप्रेशन। इसके बाद है एडवेक्टिव फ्रॉस्ट। ये खोज की जाती है कोल्ड विंड ब्रोड फ्रॉम एल्जवेयर। इस तरीके से हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है इंजरियस एजेंसीज़ के इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और उनके बारे में। एंड जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम फॉरेस्ट पैथोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।